नमस्कार। आज हम पिछले वीक के करंट अफेयर्स एंड एफएसएसएआई, बीआईएस और एग मार्क के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन 5 फरवरी 2024 को लॉस एंजलिस में हुआ। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति का एल्बम दिस मोमेंट जो पिछले साल जून में रिलीज हुआ था, मेजॉन मैक्लाघॉलिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्व गणेश और गणेश राजगोपालन के 8 गाने हैं। अभूतपूर्व अंतर महाद्वीपीय सहयोग के रूप में वर्णित शक्ति पूर्वी और पश्चिमी दोनों परंपराओं के संगीतकारों को एक साथ लाती है, जो अब विश्व संगीत के रूप में पहचाने जाने वाले ब्लूप्रिंट का नेतृत्व करती है। जाकिर हुसैन को पश्तो में उनके योगदान के लिए बेला फ्लेक और एडगर मेयर के साथ राकेश चौरसिया को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में ग्रैमी भी मिला। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी एल्बम एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते। ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार संगीत में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। अक्सर संगीत ऑस्कर कहा जाता है। वे पॉप और रॉक से लेकर शास्त्रीय और विश्व संगीत तक शैलियों और श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। संगीत संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह वार्षिक आयोजन वर्ष 1958 के कलाकारों का सम्मान करने के लिए 1959 में शुरू किया गया। सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है। ग्रैमी अवार्ड मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज NARAS द्वारा दिया जाता है, या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज LARAS, जो कि 1997 में जिसकी स्थापना हुई। लैटिन अमेरिकन म्यूजिक के लिए प्रतिवर्ष स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए प्रदान किया जाता है और इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई। लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और कदाचार के मुद्दे पर अंकुश लगाना है, जिसमें नीट और JEE जैसी प्रवेश परीक्षाएं, UPSC और SSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं और अन्य बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। विधेयक के प्रमुख प्रावधान: सख्त दंड। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक करने, धोखाधड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने, उम्मीदवारों को नकल करने और ऐसी गतिविधियों को आयोजित करने या बढ़ावा देने जैसे अनुचित तरीकों में शामिल होने के लिए न्यूनतम 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। व्यापक कवरेज। इसमें न केवल छात्र और उम्मीदवार शामिल हैं, बल्कि परीक्षा अधिकारी, कोचिंग में शामिल व्यक्ति या संगठन भी शामिल हो सकते हैं। सुदृढ़ प्रवर्तन। विधेयक अधिकारियों को कदाचार को रोकने और जांच करने के लिए तलाशी लेने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने और संचार को बाधित करने का अधिकार देता है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता, भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री जैसे पदों पर रहे। पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिन्हें PV नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, 1991 से 1996 तक दक्षिण भारत से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने या उदारीकरण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक, नॉर्मल बोरलॉग के साथ सहयोग किया और किसानों और अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक जन आंदोलन का नेतृत्व किया। कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। इससे पहले फरवरी 2024 में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। तो इस बार वर्ष 2024 में अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है।
लखपति दीदी सम्मेलन 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 3 करोड़ माताओं बहनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे साकार करने के लिए राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण SHG स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को SHG से जोड़ने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधाएं और मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। SHG में कार्य करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस योजना को और अधिक गति देने के लिए बजट 2024 में आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिकीय वित्तीय अनुदान और लेखा अनुदान बजट प्रदेश की GSDP में लगभग 30% हिस्सा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी और दुग्ध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों यथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC योजना प्रारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गौपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर आगामी वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश में बालिका और महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। बालिका और महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी एवं ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की बजट में घोषणा की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। गोडावण के संरक्षण हेतु टनल निर्माण की घोषणा इस बजट में की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को बचाने के लिए राज्य सरकार टनल बनाने का कदम उठा रही है, जिसमें जो रामदेवरा ब्रीडिंग स्टेशन है, रामदेवरा स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर के पास टनल बनाना प्रस्तावित है, जिससे ब्रीडिंग सेंटर में जन्म लेने वाले गोडावण के चूजों को रखकर बाहरी दुनिया में अपने हिसाब से रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। टनल में गोडावण के चूजों को भोजन खुद ही करना सिखाया जाएगा। यहाँ उनकी स्पून फीडिंग नहीं होगी जो ब्रीडिंग स्टेशन में करवाई जाती है। इस तरीके से जो जैसलमेर जिला है उसमें गोडावण का सबसे बड़ा कुनवा अस्तित्व में है। आखिरी पशु गणना जो हुई थी, आखिरी जो इनकी गणना हुई थी 2018 में, उसमें 128 तक इनकी गिनती थी और अभी विभाग के अनुसार इनकी संख्या में 19 की घटत या बढ़त हो सकती है। 2018 के बाद जिले के रामदेवरा और सम क्षेत्र में 2 गोडावण ब्रीडिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। मौजूदा समय में इन दोनों स्टेशनों पर 29 गोडावण को रखा जा रहा है। आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैंसर को IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वॉज फॉर्मली नोन एज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम विच द फॉर्मर कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड। जयपुर के निकट हाई टेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। इस हाईटेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AI,
ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थानों कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसान साथी पोर्टल। कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के उपयोग के साथ किसान साथी पोर्टल ने राजस्थान में किसानों के लिए एकल खिड़की मंच के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। आईटी अनुप्रयोगों ने कृषकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करने और उन्हें उपलब्ध लाभों की निगरानी करने के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया है। राज्य कृषि आयुक्त के अनुसार अब तक 12 लाख से अधिक किसानों ने वेब पोर्टल का उपयोग किया है और कृषि, बागवानी, पशुपालन और कृषि विपणन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। कागज रहित कार्य से प्रक्रिया में तेजी आई और प्रणाली में पारदर्शिता आई है। किसान साथी पोर्टल ने लगभग 3 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जबकि ऑनलाइन सत्यापन की मदद से बड़ी संख्या में बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। कृषि करने में आसानी की पहल के रूप में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषक समुदाय के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। किसानों के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप्स ने उन्हें कृषि उपज के खरीदारों से जोड़ने हेतु नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हैं। यह ऐप कृषि उपज के विक्रेताओं के पंजीकरण, बीज मिनी किट के वितरण, जैव खेती के लिए पंजीकरण और बीज एवं उर्वरक नमूनों को ऑनलाइन जमा कराने के लिए भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. FSSAI was consequently established in 2008, but work within the Food Authority effectively began in 2011 after its rules and key regulations were notified. वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण के स्थान पर एकल नियंत्रण स्थापित करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित सभी मामलों हेतु एक एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, यह BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत संचालित होता है। BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BIS अधिनियम 2016 भारत सरकार को मानकों के प्रमाणीकरण और प्रवर्तन के लिए BIS के अतिरिक्त एजेंसियों को अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण उपाय जैसे उत्पाद वापस लेना, मुआवजा और गैर अनुरूप मानक चिन्ह उत्पादों के लिए सख्त दंड आदि शामिल है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एगमार्क कृषि विपणन। एगमार्क कृषि उपज के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह सुनिश्चित करता है कि वे कृषि उपज ग्रेडिंग मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि सहयोग तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानक के अनुरूप है। यह मानक गुणवत्ता के बीच अंतर की पहचान करते हुए प्रत्येक वस्तु के लिए 2 से 3 ग्रेड निर्धारित करते हैं। अब तक 222 कृषि पण्यों एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए ग्रेड मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखास्त व्हाट इज फेयर। थैंक्स अ लॉट।